नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा। इस दौरान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वहीं जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, इस दौरान 2 आतंकी मारे गए हैं। वहीं 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। सीएम साय ने दक्षिण कोरिया से वर्चुअली राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के बीच 1 सितंबर को चीन में एससीओ समिट के दौरान अहम बैठक आयोजित की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने एक्स पर बताया कि उन्हें आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है। इससे पहले 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में अखल देवसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ 1 अगस्त को ऑपरेशन अखल शुरू किया था, जो 12 दिनों तक चला था। इसमें 2 जवान भी शहीद हुए थे। आपको बता दें, बिहार के 7 जिले नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। राहुल या तो उन जगहों पर जा चुके हैं या उनका जाने का कार्यक्रम है। वे कल सीतामढ़ी में थे और आज मोतिहारी पहुंचे, जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है। खबर है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते ही काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से पिछले सप्ताह बिहार में घुसे हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर आशंका है कि आतंकियों का मकसद बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे, वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकी भी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी की यह चीन यात्रा 7 साल के बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन 2020 के हिंसक सीमा संघर्षों के बाद से चले आ रहे तनाव को कम करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने रूसी कच्चे तेल के इंपोर्ट को लेकर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ का ऐलान किया है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी तन्मय लाल का हवाला देते हुए बताया कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य फोकस व्यापार, कनेक्टिविटी और संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार शी और पुतिन के साथ 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मंच साझा किया था। बता दें कि उस दौरान पश्चिमी देशों के नेता यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति से दूरी बनाए हुए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को 25वीं बैठक के लिए तियानजिन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार पिछले साल रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिनपिंग और पुतिन के साथ मंच साझा किया था। रूसी अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। बता दें कि एससीओ में 10 सदस्य हैं। भारत के अलावा इसमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके कई संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक भी हैं। भारत 2017 से एससीओ का सदस्य रहा है।
आपको बता दें, भारत के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह चीन के साथ संबंधों में बेहतरी चाहता है और द चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट का मानना है कि भारत हालिया विवादों को पीछे छोड़कर चीन के साथ तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं शी इस शिखर सम्मेलन का उपयोग अमेरिका को अपना असर दिखाने के लिए करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी का मानना है कि इस साल का शिखर सम्मेलन 2001 में एससीओ की स्थापना के बाद से सबसे बड़ा होगा। यह नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण शक्ति होगा। भारत और चीन के बीच 2020 से चल रहा तनाव कम होगा। ट्रंप प्रशासन की भारत पर सख्ती ने शी और मोदी के बीच एक सकारात्मक बैठक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। शी जिनपिंग रविवार ने तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में 20 से अधिक विश्व नेताओं की मेजबानी करने वाले हैं। इसका बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और प्रतिबंधों के बीच ग्लोबल साउथ की एकता को प्रदर्शित करना भी है। आपको बता दें कि शी और मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार 2001 में अपने गठन के बाद से इस साल की बैठक एससीओ के इतिहास की सबसे बड़ी बैठक होगी। एक समय 6 यूरेशियन राज्यों के छोटे समूह तक सीमित रहा एससीओ अब 10 स्थायी सदस्यों और 16 वार्ता या पर्यवेक्षक राष्ट्रों तक फैल गया है। पहले इसका उद्देश्य सुरक्षा और आतंकवाद विरोध का था, जो अब आर्थिक रणनीति और सैन्य सहयोग तक फैल गया है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन इससे देश में आक्रोश है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अमेरिका ने गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है तो हमें भी इसी तरह का सख्त कदम उठाना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के किसानों के लिए धोखा है। अभी 90 से 95% किसानों को पता ही नहीं है कि क्या हो गया। जब ये फैसला सामने आएंगे तो ढेरों किसानों के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचेगा। बीते दिनों मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में फैसला लिया कि अमेरिका से जो कपास भारत आती है, अभी तक उस पर 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से अमेरिका से जो कपास आती थी उसकी तुलना में भारत के किसानों की कपास सस्ती होती थी। इस वजह से यह मंडी के अंदर बिक जाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए अमेरिका से आने वाली कपास पर ड्यूटी हटा दी है। यह देश के किसानों के लिए धोखा है। अब जो अमेरिका की कपास आएगी वो भारत से किसानों के पास की तुलना में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती है। ऐसे में भारत के किसान कहां जाएंगे? वे अपनी कपास कहां बेचेंगे? इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अब हम जानते हैं कि अमेरिका ने गुंडागर्दी करके भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं हमें कपास पर 11 से बढ़ाकर 50% ड्यूटी लागू कर देनी चाहिए थी। इसके साथ उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन से जो कारें अमेरिका जाती थी, अमेरिका ने उन पर 25% टैरिफ लगा दिया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगा दिया। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 145% कर दिया, तो चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। कनाडा से लेकर मैक्सिको और बेल्जियम जैसे देशों ने खड़े होकर ट्रंप का डटकर सामना किया, तो ट्रंप को डर कर झुकना पड़ा। केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप एक कायर आदमी है, वह एक तरफा फैसला ले रहा है। जो भी देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है उसे ट्रंप के आगे झुकना पड़ा है। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी
जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एकमत हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हम सभी ने एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया है, जिसमें सभी ने बैठक में एकमत होकर इस पर फैसला लिया है। हम सभी इस पर एकमत हैं और सभी चाहते हैं कि न्यायालय में विचाराधीन है उसमें से 14% क्लियर है और शेष 13% होल्ड को लेकर भी जल्द से जल्द निर्णय आ जाए, जिससे कि बच्चों को लाभ प्रदान किया जा सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी का जो आरक्षण लेकर आई थी उसको लेकर सीएम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें जो कानून अड़चन है उसको लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। इस पर कई आर्ग्यूमेंट्स आए थे। यह स्वागत योग्य है, जल्द ही ओबीसी आरक्षण लागू हो जाए। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बच्चे विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी उस पर जो कानूनन अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के भी। तो चूँकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिव। शाजापुर के नई सड़क पर स्थित होटल के गली में फर्स्ट फ्लोर पर बना शौचालय सुबह अचानक से भरभरा कर गिर गया। नीचे सड़क पर वाहन खड़े हुए थे। मलबा नीचे गिरने से एक स्कूटी वाहन उसकी चपेट में आ गया। स्कूटी वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि सड़क पर मलबा गिरने के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।
शौचालय गिरने की आवाज सुन लोग जैसे तैसे भागने लगे। दरअसल होटल की गली में रहवासियों के मकान बने हुए हैं। मलबा गिरते समय कोई बाहर नहीं था। जैसे ही जोरदार गिरने की आवाज आई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। होटल कर्मचारियों ने घटना की जानकारी नगरपालिका को दी है। नगरपालिका की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि 3 साल पहले भी होटल की टीन शेड छत हवा में उड़ गई थी। गली में अभी भी खतरा बना हुआ है। आज से जैन धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक पर्व दशलक्षण की शुरुआत हो गई है। जैन धर्म के लोगों के लिए दशलक्षण पर्व का खास महत्व होता है, जिसे क्षमावाणी पर्व, संवत्सरी और पर्युषण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले श्वेतांबर जैन समाज के अनुयायी इस पर्व को 8 दिनों तक मनाते हैं, जिसके बाद दिगंबर जैन समाज में पर्युषण पर्व की शुरुआत होती है। हर साल भाद्रपद महीने में ये पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में दिगंबर जैन अनुयायियों के दशलक्षण पर्व का आरंभ 28 अगस्त से हो गया है, जिसका समापन 6 सितंबर को अनंत चौदस के दिन होगा। आपको बता दें, ये पर्व भक्तों को भगवान महावीर के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म पर चलना सिखाता है। इन 10 दिनों के दौरान दिगंबर जैन अनुयायी त्याग और संयम के साथ शारीरिक और मानसिक तप से आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशलक्षण पर्व के 10 दिनों का अपना महत्व है, जिस दौरान पूजा पाठ के अलावा विभिन्न नियमों का पालन करना होता है। आइए जानते हैं कि पर्युषण पर्व के 10 दिनों के धार्मिक महत्व के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच साफ सफाई की व्यवस्था को दिखाया गया है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वीडियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर को उजागर किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे भारत की ओर बॉर्डर पर साफ सफाई और व्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान की ओर पानी भरा हुआ है और कूड़ा करकट बिखरा पड़ा है। वायरल वीडियो में अटारी बॉर्डर पर भारत की तरफ साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है और लोग सामान्य रूप से गतिविधियां कर रहे हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान की तरफ पानी भरा हुआ है और बड़ी संख्या में कूड़ा पड़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को पानी में चलना पड़ता है। पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरे लोग पानी में खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल अटारी वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक प्रमुख बॉर्डर पॉइंट है, जहां रोजाना बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ये सेरेमनी टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है और दोनों देशों के बीच के रिश्तों को दर्शाती है। अटारी बॉर्डर ने खोल दी है, आपको बता दें, अटारी बॉर्डर ने अब पाकिस्तान की पोल खोल दी है, जहां भारत की ओर साफ सफाई दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में हालत बदतर ही नजर आ रहे हैं। मोहित सूरी निर्देशित सैयारा अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने और दर्शकों के दिलों पर राज करने के बाद अब फिल्म की OTT पर स्ट्रीम होने की डेट्स सामने आई है। OTT प्ले प्रीमियम वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सैयारा फिल्म 12 सितंबर 2025 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम होगी। फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया था और दरअसल फिल्म के बड़े पर्दे पर आने के बाद OTT पर स्ट्रीम होना पहले ही कंफर्म की गई थी। आहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 350 करोड़ से भी अधिक रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड इस मूवी की कमाई 568 करोड़ रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय विदेश दौरे पर इस दौरान हैं और 7वें दिन उनके विदेश दौरे का है। इस दौरान उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की है। इस बीच सीएम ने आज दक्षिण कोरिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री और राहत राशि का शीघ्र वितरण करने, प्रभावित गांवों में सड़क संपर्क एवं बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी सचिवों को भी अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक समय पर मदद पहुंचे और किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ है। हम सभी मिलकर राहत और पुनर्वास कार्य को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही बस्तर को इस प्राकृतिक आपदा से उबरा कर विकास की नई दिशा देंगे। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ है। हम सभी मिलकर राहत और पुनर्वास कार्य को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही बस्तर को इस प्राकृतिक आपदा से उबार कर विकास की नई दिशा देंगे। बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां टब में डूबने से एक 1.5 साल की मासूम की मौत हो गई। खेलते समय पानी से भरे टब में डूबी मासूम आनंद फानंद में अस्पताल ले गए बच्ची को, और जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कुंवरगांव थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें, बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 1.5 साल की मासूम बच्ची टब में डूब गई। टब में डूबने से 1.5 साल की मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेलते समय पानी से भरे टब में बच्ची डूब गई, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजनों की ओर से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कुंवरगांव थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव की घटना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जनपद में नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा और उसके पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। है 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके जो मूल्य है करीब 10। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।